स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हरिनगर एक छोटा सा कस्बा था जहां ज्यादातर लोग खेतों पर मेहनत करते थे या छोटे मोटे धंधों से अपनी रोजी कमाते थे। उसी कस्बे के एक छोर पर एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। नाम था राजेश वर्मा। बचपन से ही वह ईंट, बालू और सीमेंट के ढेरों के बीच पला बढ़ा था, क्योंकि उसके पिता एक मजदूर थे जो ठेकेदारों के लिए काम किया करते थे। राजेश ने 12वीं तक पढ़ाई की और फिर अपने पिता के साथ निर्माण स्थलों पर काम करने लगा। उसे यह काम न सिर्फ पसंद था, बल्कि वह हर दीवार को, हर छत को, हर खंभे को एक सपने की तरह देखता था। वह सोचता था, एक दिन मैं भी ठेकेदार बनूंगा, लेकिन ऐसा जो मजदूरों की कद्र करे, जो ईंट में ईमानदारी लगाए। शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास न पैसा था, न जमीन, न ही कोई सिफारिश, लेकिन उसके पास था सीधा दिल, मेहनती हाथ और जिद। कुछ सालों तक वह मजदूरी करता रहा, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे काम मिलने लगे। किसी का चबूतरा बनवाया, किसी का शौचालय, किसी की दीवार। एक दिन पंचायत के प्रधान रामदयाल जी ने उसे बुलाया और कहा, राजेश, गांव में एक स्कूल की 4 दीवारी बनवानी है। सरकारी फंड आया है, लेकिन हमें ऐसा आदमी चाहिए जो ईमानदारी से काम करे। राजेश की आंखें चमक उठीं। यह पहला ठेका था और वह उसे किसी भी कीमत पर पूरी ईमानदारी से पूरा करना चाहता था। स्कूल की 4 दीवारी का काम शुरू हुआ। राजेश ने अपने पिता, कुछ पुराने मजदूर साथियों और गांव के कुछ बेरोजगार लड़कों को काम पर लगाया। उसने किसी को कम मजदूरी नहीं दी और रोज दोपहर को सबके लिए दाल, चावल और छाछ की व्यवस्था की। दूसरे ठेकेदारों की तरह वह सरकारी सीमेंट बेच नहीं रहा था, न ही बालू में मिट्टी मिलाता था। उसने हर चीज में खरे माल का इस्तेमाल किया। एक दिन एक पुराने ठेकेदार ने उसे समझाया, राजेश, इतना सीधा मत बन, आधा माल बेच दे, आधा काम में लगा, यही चलता है। तुझे भी बड़ा बनना है तो रास्ता समझ। राजेश मुस्कुराया और कहा, बड़े बनने से पहले अच्छा बनना जरूरी है। मेरा मकसद नींव रखना है, सिर्फ दीवार की नहीं, अपनी ईमानदारी की भी। 4 हफ्तों में दीवार खड़ी हो गई, मजबूत, सीधी और सुंदर। पूरा गांव देखता रहा कैसे राजेश की मेहनत ने पहली बार कोई सरकारी काम समय पर और बिना चोरी के पूरा किया। 4 दीवारी के बाद राजेश को दूसरे काम मिलने लगे। कोई घर बनवाना चाहता, कोई दुकान। धीरे धीरे उसका नाम पूरे ब्लॉक में फैलने लगा। लोग कहते, एक ठेकेदार ऐसा भी है जो खुद भी मजदूरी करता है और घटिया सामान इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन ईमानदारी की राह आसान नहीं होती। कुछ पुराने ठेकेदार उसे जलने लगे। उन्होंने अफवाहें उड़ाई, राजेश चोरी करता है, समय पर काम नहीं करता। कुछ अफसरों को भी उसके खिलाफ भड़काया गया। राजेश घबराया नहीं। उसने हर एक काम को ऐसा बनाया जैसे वह उसका अपना घर बना रहा हो। उसकी ईंटें जवाब देती, उसकी छतें गवाही देती, यह आदमी धोखेबाज नहीं है। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई खुद दिखने लगी। पंचायत से लेकर नगर परिषद तक सबने कहा, राजेश को काम दो, भरोसा रखो। एक दिन उसे एक बड़ा सरकारी ठेका मिला। कस्बे का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाना था। यह उसका सबसे बड़ा काम था। फंड भी अच्छा था, लेकिन शर्तें भी सख्त थीं। काम शुरू हुआ। इस बार अफसरों ने भी रिश्वत मांगी। कहा, माल हल्का करो, आधा पैसा बचा, हमारा हिस्सा भी निकाल। राजेश ने सीधा जवाब दिया, मैं कमीशन नहीं देता, मैं निर्माण करता हूं। कुछ अफसर नाराज हुए, काम रोकने की धमकी दी, लेकिन राजेश डटा रहा। उसने मीडिया को बुलाया, गांव वालों को बुलाया और सबके सामने एक ईमानदार ठेकेदार की मिसाल पेश की। अखबारों में हेडलाइन आई, हरिनगर का ठेकेदार जो रिश्वत नहीं देता लेकिन इमारतें बनाता है। राजेश अब हरिनगर ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो चुका था। स्कूल, पंचायत भवन, शौचालय, घर, अस्पताल, उसने हर निर्माण को अपनी आत्मा की ईंट से जोड़ा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान बढ़ी, वैसे वैसे उसके रास्तों में रोड़े भी आने लगे। इस बार मामला था कृषि भवन के निर्माण का। यह 1.2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और जिला स्तर का ठेका था। राजेश ने जब बोली लगाई तो बाकी ठेकेदार चौंक गए। एक सीधा साधा गांव का ठेकेदार अब शहर के कामों में हाथ डाल रहा है। प्रोजेक्ट उसे मिल गया।
सबसे कम बोली और पिछला रिकॉर्ड देखकर अधिकारियों ने उसे मंजूरी दे दी। काम शुरू हुआ, पर यहाँ हालात पहले जैसे नहीं थे। शहर के अफसर, इंजीनियर और राजनेता सब किसी न किसी हिस्से की मांग कर रहे थे। राजेश ने सबको साफ कहा, मैं काम करता हूं, हिस्सा नहीं बांटता। आप चाहें तो मेरा काम रुकवा सकते हैं, लेकिन ईमान नहीं। एक वरिष्ठ इंजीनियर ने उसे एक दिन अकेले में बुलाया और समझाया, देखो राजेश, ये शहर है, गांव नहीं। यहां ईमानदारी से पेट नहीं भरता। एक छोटी सी गलती और तुम सालों पीछे चले जाओगे। राजेश को बात चुभी, लेकिन उसने फिर भी अपना काम जारी रखा। मगर नियति को शायद उसकी परीक्षा और लेनी थी। काम अपने पूरे वेग पर था। मजदूर मेहनत कर रहे थे, मटेरियल बढ़िया था और भवन की नींव तैयार हो चुकी थी। पर एक दिन लोडिंग ट्रक से बालू गिराते समय एक बड़ा हादसा हो गया। क्रेन फिसल गई और 2 मजदूरों को गंभीर चोट आई। राजेश ने तुरंत दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया और उनका इलाज कराया, लेकिन मीडिया और सरकारी रिपोर्ट में यह निर्माण लापरवाही में दर्ज हो गया। विरोधी ठेकेदारों ने मौके का फायदा उठाया। अखबारों में खबर आई, ईमानदार ठेकेदार के काम में लापरवाही, 2 मजदूर घायल। सरकारी स्तर पर जांच बैठा दी गई। कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर निर्माण सामग्री की रिपोर्ट घटिया बता दी। राजेश को नोटिस मिला, क्यों ना आपका ठेका निरस्त कर दिया जाए, आप पर RS 10 लाख का जुर्माना लगाया जाए। राजेश पहली बार टूटा। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, पर अब वह बेगुनाही में फंसा था। लेकिन यह कहानी इतनी जल्दी हारने वाली नहीं थी। उसके मजदूर, जिनके साथ वह वर्षों से काम कर रहा था, उसके लिए खड़े हो गए। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। हमारे ठेकेदार ने कभी धोखा नहीं दिया। गलती मशीन की थी, आदमी की नहीं। राजेश के गांव के प्रधान, स्कूल के मास्टर और कई ग्रामीण भी शहर आ गए। सबने उसके पक्ष में बयान दिए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। आधा ईमानदार ठेकेदार पत्रकारों ने फिर रिपोर्टिंग की और दिखाया कि क्रेन ऑपरेटर प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन उसे कंपनी द्वारा भेजा गया था, न कि राजेश द्वारा। आखिरकार जांच में राजेश को निर्दोष पाया गया और काम बहाल हो गया। राजेश अब सिर्फ एक ठेकेदार नहीं रह गया था, वह एक प्रतीक बन चुका था। ईमानदारी, मेहनत और मजदूरों की इज्जत का प्रतीक। उसकी कहानी ने न सिर्फ अखबारों बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों का ध्यान भी खींचा। एक दिन उसे राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र मिला, आपको दिल्ली में राष्ट्रीय निर्माण सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाता है। माननीय मंत्री जी स्वयं आपको सम्मानित करेंगे। राजेश के लिए यह सपने जैसा था। वह पहली बार दिल्ली जा रहा था, एक ठेकेदार के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श के रूप में। दिल्ली पहुंचना आसान नहीं था। वहां की ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और घुटनों तक पहुंचती राजनीति, सब कुछ नया था। समारोह में उसे मंच पर बुलाया गया और देश भर के अधिकारियों और इंजीनियरों के सामने एक मंत्री ने कहा, राजेश वर्मा जैसा ठेकेदार अगर हर राज्य में हो जाए तो भ्रष्टाचार खुद मिट जाए। तालियां बजीं, कैमरे चमके और राजेश को सम्मानित किया गया। समारोह के बाद मंत्री जी ने उसे निजी बैठक के लिए बुलाया। वहां एक प्रस्ताव रखा गया, हम चाहते हैं कि आप एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट संभालें, 150 करोड़ का स्मार्ट सिटी निर्माण प्रोजेक्ट, लेकिन काम दिल्ली में होगा। साथ ही कुछ सामाजिक साझेदार भी होंगे, जिनके हिस्से आपको समझदारी से निकालने होंगे। राजेश समझ गया, सम्मान तो एक जाल था और अब उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह उसी भ्रष्ट ढांचे का हिस्सा बने जिसे वह तोड़ना चाहता था। उसने मंत्री से कहा, मुझे ठेका चाहिए, लेकिन शर्त नहीं। अगर हिस्सेदारी की बात है तो आप किसी और को चुनिए। मैं वो ईंट नहीं रख सकता जो आत्मा से गिरती हो। मंत्री मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में हल्की चुभन थी। राजेश दिल्ली से लौट आया, सम्मान लेकर, लेकिन ठेका छोड़कर। राजेश के लौटते ही गांव में चर्चा थी। राजेश ने करोड़ों का काम ठुकरा दिया। कुछ लोगों ने कहा, पागल है, दिल्ली से सीधे लौट आया खाली हाथ। लेकिन कुछ ने कहा, अब भी ईमान बचा है, यही सबसे बड़ा मुनाफा है। राजेश को एक बात समझ आ चुकी थी, बड़े प्रोजेक्ट ईमान से नहीं, सिफारिश और कमीशन से मिलते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर छोटे काम करने लगा, गांव में शौचालय बनवाना,
आंगनबाड़ी केंद्र ठीक कराना, नहर की मरम्मत। वह करोड़पति नहीं था, लेकिन मजदूर उसे दिल से दुआ देते थे। कुछ महीनों बाद राज्य सरकार ने एक नई योजना निकाली, ग्राम निर्माण स्वयंसेवी योजना, जहां ऐसे ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जानी थी जिनका रिकॉर्ड साफ हो। राजेश का नाम सूची में सबसे ऊपर था। अब उसे पूरा ब्लॉक स्तर का कार्य सौंपा गया, जिसमें पक्की गलियां, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन और जल परियोजना शामिल थे। लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि अब सरकारें भी यह समझ चुकी थीं कि ईमानदारी सिर्फ आदर्श नहीं, एक मजबूत नींव होती है। इस बार सरकार ने राजेश को एक गांव सौंपा, नरपतपुर। यह गांव कागजों में तो आदर्श ग्राम था, लेकिन असलियत में वहां हर योजना, हर निर्माण कार्य, हर सरकारी सुविधा में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका था। पिछले ठेकेदारों ने सड़कें केवल फाइलों में बनवाई थीं और स्कूल की इमारत कभी खड़ी ही नहीं हुई थी, जबकि कागजों में उसकी मरम्मत 4 बार हो चुकी थी। गांव के लोग थक चुके थे। किसी को विश्वास नहीं था कि कोई ईमानदार आदमी उन्हें बचा सकता है। सरपंच, लेखपाल और पटवारी सब अंदर से मिले हुए थे। राजेश ने काम शुरू किया तो विरोध झेलना पड़ा। सरपंच ने कहा, देखो राजेश जी, हम लोग सिस्टम के लोग हैं, यहां जो चलता है उसी में रहो, वरना आपका भी काम रुक जाएगा। राजेश ने शांति से जवाब दिया, मैं सिस्टम बदलने नहीं आया, मैं सिर्फ ईमानदारी से एक गांव बनाना चाहता हूं। अगर आप साथ नहीं देंगे तब भी मैं अकेला ही कर लूंगा। राजेश ने तय किया कि वो सबसे पहले स्कूल की इमारत फिर से बनवाएगा। जब उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि उसी इमारत के लिए पहले ही 35 लाख रुपए निकल चुके थे, लेकिन साइट पर केवल टूटे खंभे और बिखरी ईंटें थीं। उसने इसकी शिकायत सीधा जिला मुख्यालय भेजी। तब तक उसकी पहचान ऐसी बन चुकी थी कि शिकायत को गंभीरता से लिया गया। 1 सप्ताह के भीतर जांच टीम आई, सरपंच और पिछला ठेकेदार पकड़े गए। मीडिया ने फिर रिपोर्ट छापी। ईमानदार ठेकेदार ने खोली भ्रष्टाचार की परतें। नरपतपुर में मचा हड़कंप। गांव वाले अब राजेश की तरफ देखने लगे। जहां पहले उन्हें उम्मीद नहीं थी, अब वहीं उम्मीद की नींव जम रही थी। राजेश ने न सिर्फ स्कूल की इमारत बनाई, बल्कि उसमें एक वाचनालय, शौचालय और हैंडपंप भी लगवाया। सब कुछ बिना किसी रिश्वत या घपले के। जब पहली बार नरपतपुर के बच्चे नए स्कूल में पढ़ने गए तो उनकी आंखों में वो चमक थी जो सालों से गुम थी। एक बूढ़ा किसान बोला, बेटा, तू ठेकेदार नहीं, मसीहा है हमारे गांव का। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं कुछ नहीं हूं बाबा, बस एक मजदूर हूं जो नींव में ईमानदारी रखता है। राजेश ने गांव में एक छोटा सा बोर्ड लगवाया, इस इमारत की नींव में किसी का खून नहीं, केवल पसीना है। नरपतपुर की कहानी जब राष्ट्रीय समाचारों में आई तो देश के एक नामी प्राइवेट बिल्डर विशाल सिंघानिया की नजर राजेश पर पड़ी। सिंघानिया एक अरबपति था जिसकी कंपनी देश के हर बड़े शहर में टावर, मॉल और हाईवे बना चुकी थी, लेकिन हमेशा विवादों में घिरी रही थी। उसने राजेश को बुलवाया एक भव्य होटल में, जहां कांच की दीवारों के पीछे चमकदार शहर झिलमिला रहा था। वहां उसने राजेश से सीधा प्रस्ताव रखा, राजेश जी, आप जैसे लोग दुर्लभ हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंपनी में चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर बने। महीने का वेतन Rs 15 लाख, एक गाड़ी, फ्लैट और हर वो सुविधा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज चाहिए, कभी कभी आंखें बंद करनी होंगी। बस। राजेश चुप रहा। उसकी नजर होटल की खिड़की से बाहर जाती भीड़ पर थी और यादें लौट रही थीं। मजदूर की चोट, बच्चों की मुस्कान और उस नींव पर लिखा वाक्य, इस इमारत की नींव में किसी का खून नहीं, केवल पसीना है। उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक बात सीखी है, पैसा ईंटें खरीद सकता है, नींव नहीं, और नींव ही सब कुछ होती है। सिंघानिया हंसा, लेकिन उसकी आंखों में चिढ़ थी। उसने फिर कहा, राजेश जी, दुनिया उसूलों से नहीं, सौदों से चलती है। राजेश उठा, हाथ जोड़कर बोला, आप सही कह रहे होंगे, पर मैं दुनिया नहीं बदल सकता, सिर्फ अपने हिस्से की जमीन को साफ रख सकता हूं। राजेश का यह इनकार पूरे ठेकेदार समाज के लिए मिसाल बन गया। अब लोग उसे ईमानदार ठेकेदार नहीं, बल्कि जन ठेकेदार कहने लगे। सरकार ने उसके कामों के आधार पर एक नई योजना शुरू की,
स्वच्छ निर्माण अभियान, जिसमें हर जिले में एक राजेश मॉडल लागू करने की बात कही गई। राजेश को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन उससे ज्यादा संतोष उसे तब मिला जब एक मजदूर उसके पास आकर बोला, साहब, अब बच्चे कहते हैं कि बड़े होकर इंजीनियर या अफसर नहीं, राजेश जी जैसा ठेकेदार बनना है। राजेश की आंखें भर आईं। उसे पता था उसका मकसद पूरा हो गया है। राजेश अब 50 की उम्र के करीब पहुंच चुका था। शरीर थोड़ा थक गया था, लेकिन आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत थी। अब वो एक बड़े जिले का मुख्य ग्रामीण विकास ठेकेदार था, लेकिन आज भी पुराने झोले में फाइलें रखकर मजदूरों के बीच बैठता था। इस बीच उसका बेटा अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था। टॉप कॉलेज से निकला हुआ उसके पास बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियों के ऑफर थे, सालाना 30 लाख तक की पैकेज। लेकिन अमित ने कहा, पापा, मैं भी आपकी तरह ठेकेदारी करना चाहता हूं, आपके साथ गांवों में काम करना है। राजेश चौंका। एक तरफ गर्व तो दूसरी तरफ डर। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं, और वो चाहता था कि उसका बेटा वही तकलीफें न झेले जो उसने सही थीं। राजेश ने बेटे से पूछा, बेटा, तुमने मेरी सारी कहानी देखी, ईमानदारी के लिए कितनी बार जिल्लत झेली। ये रास्ता सीधा है लेकिन कांटों से भरा हुआ। क्या तुम तैयार हो उस राह पर चलने के लिए जिसमें पैसा देर से आता है लेकिन आत्मा को शांति तुरंत मिलती है? अमित ने जवाब दिया, पापा, मैंने आपकी आंखों में कभी पछतावा नहीं देखा, और वो सबसे बड़ा सबूत है कि आपका रास्ता सही था। मैं अमीर नहीं बनूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी तरह सिर ऊंचा करके जीना चाहता हूं। राजेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज मैं सबसे अमीर आदमी हूं, क्योंकि मेरा बेटा मेरी ईमानदारी की सबसे मजबूत नींव बनना चाहता है। राजेश और अमित ने साथ मिलकर एक नया मिशन शुरू किया, ईमानदार निर्माण युवा योजना, जहां इंजीनियरिंग पास युवा छात्रों को ग्रामीण निर्माण में ईमानदारी से काम करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अमित ने टेक्नोलॉजी जोड़ी, ड्रोन से साइट निरीक्षण, ऐप से मटेरियल की पारदर्शिता और मजदूरी का सीधा भुगतान। राजेश ने अनुभव दिया, लोगों से संवाद, जमीन से जुड़ाव और नियमों की गहराई। 2 पीढ़ियां एक साथ काम कर रही थीं। एक ने रास्ता बनाया, दूसरी उस पर तेजी से दौड़ रही थी। एक दिन एक पत्रकार ने राजेश से पूछा, आपको क्या लगता है, आपने क्या हासिल किया? राजेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ खोया, मौके, पैसा, रिश्ता, लेकिन जो बचा वो है नींव। और नींव अगर सच्ची हो तो इमारतें गिर भी जाएं, पहचान नहीं गिरती। गांव के बच्चे अब राजेश की किताब पढ़ते थे, ईंटें बोलती हैं, जिसमें उसने अपनी जीवन यात्रा को कहानी की तरह लिखा था। वो अब एक नाम नहीं, एक विचार बन गया था, हर उस इंसान के लिए जो खुद के दम पर कुछ सच्चा खड़ा करना चाहता है। अमित अब पूरी तरह से अपने पापा के साथ प्रोजेक्ट्स में उतर चुका था। उसका दिमाग तेज था, सोच साफ, और तकनीक में उसकी पकड़ मजबूत। लेकिन नई तकनीक के साथ साथ नई तरह की धांधलियां भी सामने आ रही थीं, जैसे डिजिटल बिलों में हेरफेर, सॉफ्टवेयर में फर्जी अपडेट और ड्रोन डेटा में एडिटिंग। एक दिन अमित को एक ठेके का टेंडर मिला, जिला स्तर का बड़ा काम, जिसमें 80 करोड़ का बजट था। सारी प्रक्रिया उसने पारदर्शी तरीके से पूरी की और टेंडर जीत भी गया। लेकिन तभी उसे बुलावा आया पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर के दफ्तर से। वहां कहा गया, बिल्डिंग का काम तो आपका है, लेकिन ठेका तभी फाइनल होगा जब ऊपर तक के लोग संतुष्ट होंगे, और वो संतुष्टि बिना नजराना के नहीं मिलती। अमित को गुस्सा आया। उसने साफ इनकार कर दिया। इंजीनियर हंसते हुए बोला, बेटा, तुम तो राजेश वर्मा के बेटे हो, वही पुरानी ईमानदारी वाली कहानी मत दोहराओ, अब जमाना बदल गया है। अमित बोला, जमाना चाहे बदल जाए, लेकिन नींव वही रहेगी जो मेरे पापा ने सिखाई। चीफ इंजीनियर ने अमित को लिस्ट से बाहर करवा दिया। उसका ठेका कैंसिल कर दिया गया। राजेश को जब पता चला तो वो चिंता में पड़ गया। उसने अमित से पूछा, बेटा, क्या ये लड़ाई लड़नी जरूरी थी? अमित ने मुस्कुराकर कहा, पापा, आप ही ने तो सिखाया, अगर पहली ईंट ही टेढ़ी रख दी जाए तो इमारत कभी सीधी नहीं बनती। राजेश चुप हो गया। वो जानता था कि उसका बेटा अब उस रास्ते पर पूरी तरह से उतर चुका है जिसमें जीत तुरंत नहीं मिलती,
लेकिन जब मिलती है तो पीढ़ियों तक उसका नाम रहता है। अमित ने अब ठेकेदारी के पारंपरिक दायरे से बाहर निकलकर जन सहयोग मॉडल शुरू किया। गांव वालों से चंदा लेकर, श्रमदान से और बिना किसी सरकारी फंड के उसने एक पूरा पंचायत भवन बनवाया। नाम रखा गया राजेश सामुदायिक केंद्र। एक बेटे की तरफ से अपने पिता को सच्चा सम्मान। इस निर्माण ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। मीडिया फिर से जाग गई। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, जब सरकार झुकी तब जनता ने अपने ठेकेदार को खड़ा कर दिया। अमित की लोकप्रियता अब जिले की सीमाओं से निकलकर राज्य तक पहुंच गई थी। एक दिन उसे राज्य के एक युवा मंत्री ने बुलवाया। मंत्री ने कहा, अमित जी, आपकी छवि साफ है और जनता आपको आदर्श मानती है। चुनाव नजदीक हैं, आप हमारे लिए प्रचार करें। हम वादा करते हैं आपकी हर योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में एक ऑफर भी आया, राज्य निर्माण बोर्ड का चेयरमैन पद, वेतन, बंगला, सुरक्षा, गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। बस शर्त थी, पार्टी की लाइन से नहीं हटना। अमित ने कहा, मेरे लिए योजना प्राथमिक नहीं, ईमानदारी प्राथमिक है। अगर मैं प्रचार करूंगा तो बस सच के लिए, पार्टी के लिए नहीं। मंत्री मुस्कुराकर बोला, राजनीति में सफेद कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं, सोच लो। जब अमित ने प्रचार से मना कर दिया तो मंत्री नाराज हो गया और उसका गुस्सा जमीन पर उतरा। अमित के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स अचानक जांच के दायरे में आ गए। निर्माण कार्य पर रोक लग गई। बैंक से आरण भी फ्रीज कर दिए गए। अमित अब जनता की अदालत में खड़ा था, लेकिन वही जनता जो पहले उसे सर आंखों पर बैठाती थी, अब सवाल पूछ रही थी, काम रुक क्यों गया? क्या अमित भी रिश्वतखोरी में फंस गया? सिस्टम तो सबको झुका देता है। राजेश चुप था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। उसने अमित से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन क्या तू इस लायक है कि हर पत्थर सह सके? अमित ने जवाब दिया, पापा, अगर हर सच्चे इरादे को झूठ की परतों में दबा दिया जाएगा तो फिर नींव कैसी बचेगी? मैं गिरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। अमित ने अब एक नया मॉडल शुरू किया, जनहित ट्रस्ट, जहां कोई भी आम नागरिक आरएस का योगदान देकर गांवों में निर्माण कार्य करा सकता था। इस ट्रस्ट की पहली इमारत बनी आमजन पुस्तकालय, जो ग्रामीण युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर भी था। मजेदार बात यह कि इस निर्माण का उद्घाटन करने खुद वही मंत्री आया, क्योंकि अब वो चुनाव हार चुका था और अमित की लोकप्रियता उससे कहीं ज्यादा थी। अमित ने स्टेज पर कहा, मैं किसी पद का भूखा नहीं हूं, मुझे सिर्फ वो मकान चाहिए जिसकी नींव में डर नहीं और छत के नीचे सम्मान मिले। अमित का सबसे पुराना और भरोसेमंद दोस्त था विक्रम। दोनों ने साथ में इंजीनियरिंग की थी, साथ पढ़े, साथ लड़े, साथ हंसे और फिर एक साथ ठेकेदारी में कदम रखा। अमित ने विक्रम को जनहित ट्रस्ट का को डायरेक्टर बनाया था। अमित सामने था और विक्रम पीछे से पूरा लेखा जोखा देखता था। लेकिन लालच धीरे धीरे दिल के रिश्ते को भी निगलने लगता है। राज्य सरकार ने जब देखा कि जनहित ट्रस्ट की लोकप्रियता बढ़ रही है तो उसने उसमें फंड डालना शुरू किया। 10 करोड़ का एक विशेष अनुदान दिया गया ग्रामीण स्कूलों के लिए। इसी फंड में गड़बड़ी सामने आई। आरटीआई से खुलासा हुआ कि कुछ स्कूलों में जो बिल लगे थे वो 2 गुना ज्यादा दर पर बनाए गए थे और हस्ताक्षर थे विक्रम के। जांच बैठी और मीडिया में हेडलाइन आई, अमित वर्मा के ट्रस्ट में घोटाला। ईमानदारी की ईंटें भी हिलने लगीं। राजेश को जब पता चला तो उसका चेहरा फक पड़ गया। उसने कहा, बेटा, ये वही है जिसे तुम भाई कहते थे। अमित को यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसने विक्रम से आमने सामने पूछा तो जवाब मिला, अमित, तू तो मसीहा बन गया, लेकिन मुझे भी तो अपनी जिंदगी बनानी थी और तू तो दिखावे में मग्न था। मैं बस अपना हिस्सा ले रहा था। अमित चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से का नहीं, दर्द का पानी था। जांच आयोग के सामने अमित ने एक ही बात रखी, मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे भरोसे ने किसी को गलत करने का मौका दिया तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। अदालत ने साफ किया, अमित निर्दोष है, लेकिन ट्रस्ट की लापरवाही के लिए उसे 6 महीने तक किसी भी सरकारी योजना में भाग लेने से रोका जाएगा। राजेश दुखी था, लेकिन अमित ने उसे ढाढ़स बंधाया। पापा,
ईंटें गिरें तो दीवारें नहीं टूटती, बस फिर से जमाना पड़ता है। मैं फिर से नींव रखूंगा। अमित ने इस झटके से टूटने के बजाय एक नई मुहिम छेड़ी, खुद बनाओ खुद संभालो, जिसमें गांव वालों को खुद अपने स्कूल और अस्पताल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सरकार से कोई फंड नहीं, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, बस आम लोगों की मेहनत और पारदर्शिता। 6 महीने में ही 12 गांवों में स्कूल और चिकित्सा केंद्र खड़े हो गए, और सबसे खास बात, हर ईंट पर लिखा होता था, यह भवन घोटाले नहीं, भरोसे पर खड़ा है। उस दिन अमित को एक कार्यक्रम में बुलाया गया, युवा भारत निर्माण सम्मेलन, जहां देश भर के सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर और ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ शामिल थे। वहीं उसकी मुलाकात हुई आर्या सेन से। आर्या कोई साधारण युवती नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट और अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की अगुआ। उसकी पहचान थी कागजी क्रांति, एक मुहिम जो आरटीआई और जन जागरण के जरिए सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता की मांग करती थी। अमित ने पहली बार किसी को देखा जो उतना ही कठोर उसूलों वाला और उतना ही नर्म दिल था जितना वह खुद। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।